प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस में। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो आगामी परीक्षा आपकी बायोलॉजी विषय की होने वाली है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पूरी हो गई होगी और आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। तो आज हम आपकी उस तैयारी को और बेहतर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हुए हैं, जिसके अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और उनके परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो आप प्लीज अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आपकी परीक्षा से पहले एक हम फुल चैप्टर का एक ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आपको सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे वो वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनको अंत तक देखें, शिद्दत के साथ पूरा वीडियो देखें और एक अपना रजिस्टर ले लें जिसमें वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में आप इनको लिख लें, ताकि परीक्षा से एक दिन पूर्व आप इनका अभ्यास भी कर पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। और बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है। प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम पूछा गया है। सबसे पहला गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है हिंड सेकंड, ठीक है। यहां पर एक नाम और है इकोआर फर्स्ट। इकोआर फर्स्ट ये देखिए, इसमें जो ई है ना कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, ऐसे ही इधर एच कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, बाकी के स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। आर फर्स्ट, डी सेकंड, इस तरीके से ये जो नामकरण है, तो ये जो नामकरण करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये वंश को दर्शाता है। बाकी के दो अक्षर जो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं ये जाति को या स्पीसीज को दर्शाते हैं, और बाकी का ये इसका स्टेन है, ठीक है। तो इकोआर फर्स्ट एस्चेरिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया था, और हिंड सेकंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के जीवाणु से निकाला गया है। तो सबसे पहले जो खोजा गया था उसका नाम है हिंड सेकंड, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इकोआर फर्स्ट ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं, ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ये तो डीएनए की श्रृंखला को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। लाइगेज ये डीएनए खंडों को जोड़ने के काम में आता है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में अपन ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इकोआर फर्स्ट ये प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हिंड सेकंड ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लेकिन हिंड सेकंड सबसे पहले खोजा गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए की श्रृंखला का बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन करता है, और लाइगेज ये डीएनए के फ्रेगमेंट को या डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटने का कार्य करता है, वहीं पर लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ये चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले 2 महत्वपूर्ण बैक्टीरिया के नाम पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जो बायोटेक्नोलॉजी में काम आते हैं, तो देखिए यहां पर कुछ नाम दिए हुए हैं, नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, डिप्लोकोकस, एस्चेरिया, एग्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोसोमोनास और शीरोमोनास। देखिए इसका राइट आंसर यही होगा, एस्चेरिया कोलाई, जिसे अपन ई कोलाई के नाम से जानते हैं, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ये जीवाणु हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में काम में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा जनित डीएनए खंड को किस अभिक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा उसके डीएनए खंडों को अलग कर लिया है, ठीक है, मतलब उनको कट कर दिया है। अब उन डीएनए के जो फ्रेगमेंट कटे हुए हैं उनको हमें सेपरेट करना हो तो एक टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, जिसे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है।
पीसीआर अपन आगे चर्चा करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके बारे में भी चर्चा होगी, अपकेंद्रण है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो डीएनए के फ्रेगमेंट हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा काटे गए थे, उनको अलग अलग करने के लिए एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। आगे देखिए, पीबीआर 322, पीबीआर 322 ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग संवाहक है। इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो प्रतिजन प्रतिरोधी जीन है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, तो एएमपीआर, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये दो जीन हैं। तो अ और ब, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है इसका, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो आगे। निम्न में सही सुमेलित है, मतलब हमें सही मैचिंग करनी है। वो जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होता है, इसकी बॉल को हटाने के लिए लाइसोजाइम काम में लिया जाता है। वहीं पर अगर कवक से हमें इसकी वॉल को हटाया जाए तो कवक के लिए काइटिनेज एंजाइम काम में लेते हैं। और अगर हम प्लांट की सेल को तोड़ना चाहें तो यहां पर हम सेल्यूलेज एंजाइम उपयोग में लाते हैं। तो जीवाणु के लिए, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, फंजाई के लिए काइटिनेज, और प्लांट के लिए सेल्यूलेज, ये काम में लिए जाते हैं। तो ये सभी सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर ये बहुत बड़े पात्र होते हैं जिसमें सारी परिस्थितियां जो एक नया उत्पाद बनाने के लिए जरूरत जिनकी हमें रहती है वो मुहैया कराते हैं। तो ऐसे पात्र बायोरिएक्टर होते हैं जो टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लें, पीएच उसमें कंट्रोल हो जाए, है ना, एयर उसमें पहुंचे जितनी जरूरत हो उतनी मात्रा में। तो ये एक तरीके के बायोरिएक्टर, इस तरीके के पात्र होते हैं या इस तरीके के रिएक्टर हैं जिनमें टेम्परेचर, पीएच और वातन, मतलब इसमें एयर की व्यवस्था ऑटोमेटिक रहती है, अर्थात इसमें ये सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए के पृथक्करण में डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? देखो, अवक्षेपित करने का मतलब है कि हम इसके अंदर डीएनए को रखेंगे। तो जो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी है जिसमें इस तरीके से डायग्राम अपन बनाते हैं, तो यहां से इसमें सैंपल डाला जाता है अंदर। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं इसको नाम दे दूं, जैसे ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहां से मैं इसमें डीएनए का सैंपल डालूंगा। जो डीएनए हमने एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से काट लिए हैं उनको यहां डालेंगे। ठीक है, और इसमें पूरे में हम एगारोस जेल भर देंगे। ठीक है, सांदीपनी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको एगारोस जेल के लिए एक शॉर्ट वीडियो मिल जाए तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें डीएनए सैंपल डालेंगे तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, डीएनए के जो टुकड़े हैं वो अपनी लेंथ के हिसाब से, है ना, तो जैसे ज्यादा मोटे खंड हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जो छोटे वाले हैं वो थोड़े से आगे जाएंगे, जो सबसे छोटे हैं वो और आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि डीएनए हमें दिखाई नहीं देगा तो हम इन्हें देखने के लिए इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, यहां लिखा है ना पहला ऑप्शन, इथिडियम ब्रोमाइड जब हम इस पर डालते हैं तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं ये नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, और इन्हें हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो अवक्षेपित जो माध्यम के रूप में हम इसमें मिलाते हैं, ये मिलाते हैं एगारोस जेल, और इसे समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है एगारोस जेल को। एगारोस जेल में जब डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग, है ना, सेपरेट होता है, तब उसे देखने के लिए हम इस पर मिलाते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, और यूवी रे में जब हम इसे देखते हैं तो हमें चटकीले नारंगी रंग की डीएनए के स्ट्रैंड दिखाई देते हैं जिन्हें कट करके अलग निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एंजाइम जो डीएनए को किनारों से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। अब बात आती है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज
एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। जो एक्सोन्यूक्लिएज है ये डीएनए को किनारों से काटता है, और जो एंडोन्यूक्लिएज है ये डीएनए के बीच में कट लगाता है। ठीक है, तो अब बात क्या आ रही है कि किनारों से कौन काटता है, तो इसका आंसर होगा एक्सोन्यूक्लिएज। तो इसका नाम होगा एक्सोन्यूक्लिएज। ये डीएनए को किनारों से काटने का काम करता है, डीएनए को बीच में से काटने का काम एंडोन्यूक्लिएज करता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, मैंने अभी आपको बताया था। डीएनए लाइगेज डीएनए फ्रेगमेंट या डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, और डीएनए पॉलीमरेज ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कराता है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़कर डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची या चाकू किसे कहते हैं, तो नाम आएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को हम आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर या फिर चाकू के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डीएनए खंड को कट करता है। सर्वप्रथम स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर, इन्होंने 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को किस जीवाणु के मुख्य प्लाज्मिड के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की, तो इसमें आएगा आंसर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। खांसी हो रही है, गला थोड़ा सा खराब है तो डिस्टर्ब होगा, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लें। बाकी की महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, तो आप इतना तो मैनेज कर ही लें। ठीक है, तबीयत खराब है लेकिन आपके लिए इतनी मेहनत तो बनती है, और हम आपको सारे चैप्टर के सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे 2 दिन के अंदर। निम्न में से पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन कौन कौन से हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें काम आने वाले टूल्स, तो इसमें देखिए एक होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, है ना, दूसरा होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम, वेक्टर, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। पुनर्योगज, अगला प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराने की क्रिया में इनमें से कौन सी मेथड अपन काम में लेते हैं, तो देखिए सीधा याद रखना है, सेल है एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें भेजना है, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो डीएनए को अलग करने की, फ्रेगमेंट को अलग करने की विधि है। इसके अलावा जीन गन, बायोलिस्टिक भी इसमें काम आती है। अभी हम थोड़ा सा जीन गन पे भी चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में दे रखा है। तो जीन गन में जो बुलेट काम में लेते हैं, बुलेट ये किसकी बनी होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर आप पर ये आता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करें। डीएनए से अनावृत सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को पादप कोशिका में उच्च वेग से प्रवेश कराते हैं, तो इसमें हम काम में लेते हैं जीन गन और बायोलिस्टिक। देखिए सूक्ष्म इंजेक्शन ये एनिमल सेल के लिए काम में ली जाती है, बायोरिएक्टर अलग संयंत्र है। ठीक है, पीसीआर टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा जीन गन या बायोलिस्टिक। जो बुलेट होते हैं सोने या टंगस्टन, ठीक है, इन पर जीन लपेटते हैं और फिर इसे गन से दागते हैं किसी प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाता है। अगला है प्रतिबंधित एंजाइम प्राकृतिक रूप से किस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा, सीधा सीधा आंख बंद करके लगा दो, प्रतिबंधन। हिंदी वाले जो बच्चे हैं तो वो इस तरीके से याद कर सकते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया की जगह पर प्रोकैरियोटिक सेल आ जाए तो ये भी सही होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ईस्ट ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें नहीं होगा। यूकैरियोटिक कोशिका तो ऊपर ऑप्शन दिया, ये भी नहीं होगा, तो ये सभी तो हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। जीन में हेर फेर करना, जीन में काट छांट करना या हेर फेर करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना,
ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ को हटाना, आनुवांशिक पदार्थ को ठीक करना। अरे तीनों ही तो बातें एक ही हैं। जैसे मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए का इतना सा टुकड़ा खराब हो गया, मैंने इस टुकड़े को यहां से कट किया और अलग कर दिया और इसमें नया डीएनए फिट कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो हम जोड़ भी रहे हैं, हम हटा भी रहे हैं, हम इसे रिपेयर भी कर रहे हैं। इसका मतलब जीन में हेरफेर करने का मतलब होता है ये आनुवांशिक पदार्थ को इसमें जोड़ा भी जाता है, हटाया भी जाता है, उसे रिपेयर भी किया जाता है। तो ये सभी तीनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कमेंट करके, डीएनए को काटने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है और डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, कमेंट करके बताएं। आगे देखिए, वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका तक पहुंचाने वाला अणु कौन होता है, वाहक होता है। वांछित डीएनए जिस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है उसे किसी होस्ट सेल के अंदर अगर पहुंचाना हो तो हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर की या वाहक की। और वाहक का आपको एक का नाम याद रखना है, PBr 322, PBr 322, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीमाकारी एंजाइम इकोआर फर्स्ट डीएनए को किस स्थान पर काटता है। अब देखिए, सीमाकारी एंजाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या सीमाकारी एंजाइम, तो ये मतलब इसमें और एंजाइम का नाम भी दे रखा है, इकोआर फर्स्ट, एस्चेरिचिया कोलाई से निकाला गया था इकोआर फर्स्ट। तो ये कट कहां लगाता है, तो आपको पता है ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। तो GAATTC ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। ये वाला कॉम्बिनेशन देखो ये गलत है, GA फिर यहां A आना चाहिए था, TTC इस तरीके से आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इकोआर फर्स्ट ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। इस कट को पैलिंड्रोमिक कट कहते हैं क्योंकि मैं इसे ऐसे पढ़ूं तब इसका कॉम्बिनेशन आएगा GAATTC, और अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं तो देखिए C के साथ G जुड़ेगा, T के साथ A जुड़ेगा, T के साथ A जुड़ेगा, A के साथ T जुड़ेगा, A के साथ T जुड़ेगा, G के साथ C जुड़ेगा। तो इधर से पढ़िए GAATTC, इधर से पढ़ोगे तो GAATTC। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है और जिसमें जो इकोआर फर्स्ट एंजाइम है ये इस पैलिंड्रोमिक डीएनए में ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखें, वाहक डीएनए होता है। वाहक डीएनए क्या है, तो वाहक जो डीएनए है वो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड का नाम आपको फिर से याद वही रखना है, PBr 322। ठीक है, आगे देखिए, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला वर्तुल डीएनए, सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरियल सेल के अंदर एक जीनोम खुद का होता है। एक तो जीनोम खुद का है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर खुद का जीनोम होता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में उस जीनोम के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है, और उस डीएनए को अपन किस नाम से जानते हैं, तो उस डीएनए को हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुख्य डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है, उसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जंतु कोशिकाओं में रिट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में बदल सकता है, तो ये कैंसर कोशिका में बदल देता है। सामान्य कोशिकाएं रिट्रोवायरस के द्वारा कैंसर कोशिका में बदली जा सकती हैं, और इन कोशिकाओं में क्या होगा, अनलिमिटेड सेल डिवीजन हो जाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने से जो गांठ बनती है, जो ट्यूमर बनता है, वही कैंसर होता है। आगे अगला क्वेश्चन है, इकोआर फर्स्ट में आर से जीवाणु का क्या प्रदर्शित होता है। आर किसको दर्शाता है, तो आपका आंसर आएगा आर जो है वो स्ट्रेन को बताता है, क्योंकि इकोआर फर्स्ट में देखिए ECO ये कैपिटल लेटर है, ये दोनों स्मॉल लेटर हैं, फिर आर फर्स्ट, तो E रिप्रेजेंट करता है जीनस को, CO रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। ठीक है, और R रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा स्ट्रेन को या प्रभेद को। एगारोस जेल किससे प्राप्त किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, समुद्री घास से। ठीक है, समुद्री घास से। निम्न में से कौन सा अनुप्रवाह प्रक्रम का एक अवयव नहीं है, तो अनुप्रवाह प्रक्रम में अभिव्यक्ति नहीं होती है,
तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें देखो परिरक्षण होता है, पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, उसको प्योर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रवाह सॉरी अनुप्रवाह प्रक्रमण का एक अवयव नहीं है, तो आंसर होगा अभिव्यक्ति। प्लाज्मिड जिनमें वांछित डीएनए खंड जुड़ा रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऐसा प्लाज्मिड जिसमें वांछित डीएनए को जोड़ दिया गया है, तो प्लाज्मिड का जीनोम वांछित डीएनए जब आपस में मिलते हैं तो हम इसे काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो आप इधर देखें, जैसे मैंने ये एक प्लाज्मिड बनाया है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा डीएनए ये है, तो ये तो प्लाज्मिड का डीएनए है, प्लाज्मिड का डीएनए है, ये वांछित डीएनए है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये डिजायर है ना, डिजायर डीएनए, वेक्टर का जीनोम या डीएनए या प्लाज्मिड। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटूंगा। तो सपोज करते हैं ये यहां से ऐसे कटा और ये खंड ऐसे कटा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको मैं आपस में जोड़ दूं तब क्या होगा, ये प्लाज्मिड का जीनोम और ये यहां से जो लिया गया था वो वाला जीनोम, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो बनने वाली जो संरचना है, इसको मैं डबल स्टैंडर्ड कर दूं तो आपको समझ में सही आएगा। तो ये जो संरचना बनी इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या सीडीएनए, काइमेरिक डीएनए, हिंदी में पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अपुनर्योगी जीवाणुओं की नील निवह के विपरीत पुनर्योगी जीवाणुओं की निवह श्वेत दिखाई देती है। देखिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरिया हैं इनकी जो कॉलोनी है वो नीली के विपरीत, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी श्वेत दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं इनमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का निवेशन निष्क्रियण होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 25 जो क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें इसे, ठीक है। और इसका राइट आंसर आपको यहां दिख जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज या बहुविकल्पीय प्रश्न कितने थे? ये प्रश्न 25, एक ही चैप्टर के 25 क्वेश्चन हैं जिनकी परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और अब बात करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, ठीक है, रिक्त स्थानों के बारे में। देखिए, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की संवाहक मतलब वेक्टर के साथ जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। तो इसका आंसर होगा डीएनए लाइगेज। तो यहां पर आंसर आएगा लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अगला देखिए, डीएनए खंड पर किस प्रकार का आवेश होता है? आप कहोगे नेगेटिव होता है, यह ऋणावेशित होता है डीएनए, वहीं पर प्रोटीन होती है धनावेशित। अगला देखिए, एगारोस से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक, जो एगारोस जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन एगारोस जेल डालते हैं, वो समुद्री घास ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है। अगला देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया में
डीएनए की जो अलग की गई पट्टियां हैं एगारोस जेल से काटकर डीएनए खंडों को निष्कर्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे इल्यूशन या छालन कहते हैं। जैसे एगारोस जेल में जो डीएनए के बेंड दिख रहे थे, इन बेंड को इसमें से कट करके अलग किया जाता है, तो इस घटना को कहते हैं इल्यूशन या छालन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इल्यूशन या छालन याद रखना। एगारोस किससे प्राप्त होता है? याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया में इथिडियम ब्रोमाइड जो हम डालते हैं, तो इसमें परावैंगनी विकिरणों से जब इसे आवृत करते हैं तो जो डीएनए की पट्टियां डीएनए की जो पट्टी दिखती हैं वो चमकीली नारंगी रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेट से अलग किया जाता है, तो इसमें देखिए सेलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ती है, सेलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके द्वारा हम पुनर्योगज और अपुनर्योगज की पहचान कर लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स के द्वारा। अगला है, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में जीन क्लोनिंग हेतु, देखिए ध्यान से देखना, डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट है, तो जो डाइकोट प्लांट है इसमें क्लोनिंग हेतु, क्लोनिंग कराने के लिए वेक्टर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर आएगा टीआई प्लाज्मिड का, टीआई प्लाज्मिड का। और जंतु कोशिका के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा फिर? रेट्रोवायरस का। देखिए, द्विबीजपत्री पादपों में जीन क्लोनिंग करानी हो तो वेक्टर के रूप में काम कराते हैं टीआई प्लाज्मिड का। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग है ना, टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग। और अगर हम जंतु कोशिका के लिए उपयोग करें क्लोनिंग वेक्टर का तो वहां पर आएगा रेट्रोवायरस। ठीक है, ऐसा वायरस जो आरएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए बनाने की क्षमता रखता है, वही तो रेट्रोवायरस है। आगे देखिए, बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण, तो पहले उसे हम पृथक करेंगे, फिर उसका शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, इसे अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का एकल रज्जु, न्यूक्लिक अम्ल मतलब वही डीएनए या आरएनए होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल का सिंगल स्ट्रैंड एकल रज्जु जिसके साथ एक रेडियोधर्मी अणु जोड़ दिया गया है, तब हम उसको प्रोब के नाम से जानते हैं। डीएनए का ऐसा खंड है जिसके साथ हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जोड़ दिया है, तो हम इसे प्रोब के नाम से जानते हैं। टेक डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है, जीवाणु से निकाला गया था, जीवाणु का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस। अगला है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से, विजातीय मतलब बाहर का कोई डीएनए हमने उसमें जोड़ दिया है और वो निष्क्रिय हो जाता है, तो इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, तो इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है, अब देखें 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्यावसायिक पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़े पात्रों में विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इन पात्रों को हम बायोरिएक्टर कहते हैं, जो एक ही स्थान पर, बायोरिएक्टर एक ऐसे पात्र हैं जो एक ही स्थान पर पीएच को भी मेंटेन कर लेते हैं, टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेते हैं, एयर फ्लो को भी मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये पात्र हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये डाइकोट प्लांट के लिए है। कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है वह डीएनए के एक खंड जिसे टीडीएनए कहते हैं को स्थानांतरित कर सामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर में बदल देता है, सामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर सेल में बदल देता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया है, ये द्विबीजपत्री पादपों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, अर्बुद उत्पन्न करता है, क्योंकि ये टीडीएनए
जो इसका डीएनए का खंड है वो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल पाती है। आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल आरएनए को न्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करके अलग किया जाता है। तो देखिए आरएनए को मतलब एक तरीके से समझ लो हम आरएनए का पाचन कर रहे हैं, आरएनए का पाचन कर रहे हैं, तो यहां पर एंजाइम लगेगा राइबो न्यूक्लियेज। कौन सा लगेगा? राइबो न्यूक्लियेज। राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम लगेगा। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही आणविक कैंची कहते हैं। पीबीआर 322 में क्षार युग्म मतलब बेस पेयर कितने होंगे? तो 4361 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं, 4361 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आपकी परीक्षा में 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में अपन ने यहां चर्चा की है। और अब इस अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और प्रश्नों पर चर्चा अपन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए प्लाज्मिड क्या है, तो 2 प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम लिखिए। तो ये जो प्लाज्मिड क्या है, तो ये जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा द्विकुंडलीय संरचना वाला अतिरिक्त डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। आप चाहें तो अतिरिक्त वर्तुल या वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए जो होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, और ये वाहक के रूप में कार्य करता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम अगर आपसे पूछें तो इकोआर फर्स्ट और हिंड सेकंड, इस तरीके से आप लिख पाओगे। और सर्वप्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पूछा जाए तो हिंड सेकंड। आपसे पूछा जाए इकोआर फर्स्ट किससे निकाला गया? एस्चेरिचिया कोलाई या इकोलाई बैक्टीरिया से। और हिंड सेकंड किससे निकाला गया? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के बैक्टीरिया से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम केवल और केवल जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। पैलिंड्रोम क्या है? इंपॉर्टेंट है। पैलिंड्रोम क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड का महत्व लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात पैलिंड्रोम क्या है? तो डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह विशिष्ट अनुक्रम जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिया कर डीएनए को कट लगाता है या काट देता है। प्राप्त डीएनए अनुक्रम को बाएं से दाएं भाग में पढ़ने पर नाइट्रोजन बेस पेयर का समान प्राप्त होगा अनुक्रम, उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। और टीआई प्लाज्मिड का महत्व पूछा गया है, तो पादप कोशिकाओं में वांछित जीन के प्रवेश हेतु इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड ये पादप कोशिका में वांछित जीन को प्रवेश कराने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो प्रश्न है मैं वीडियो को इसी तरीके से पॉज कर करके आप इनके आंसर पढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। संवाहक व स्रोत डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर ही पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण संभव होता है। तो इसका कारण यह है कि जब हम संवाहक डीएनए को मतलब वेक्टर के डीएनए को और डिजायर डीएनए को या वांछित डीएनए को एक ही एंजाइम से काटते हैं तो इसके जो सिरे हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी एंड हो जाते हैं, और लाइगेज एंजाइम के द्वारा हम इन्हें आसानी से जोड़ पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्योगज प्रोटीन क्या है? पुनर्योगज प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आने की संभावना है। यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन मतलब इनकोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी अभिव्यक्त होता है तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। वाहक से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे डीएनए खंड जिनके साथ वांछित डीएनए को हम जोड़ सकते हैं और परपोषी कोशिका में पहुंचा सकते हैं, वो वाहक कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। और वाहक की जो प्रॉपर्टी है, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? तो वेक्टर में कम से कम एक अभिज्ञान स्थल होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट इसमें एक होनी चाहिए। इसके अलावा वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का जीन होना चाहिए, ORI जीन होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल एवं रिपोर्टर जीन भी होने चाहिए। पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूछा जा रहा है, प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से डीएनए खंडों को
पृथक और विलगन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको ये बताना है। तो देखिए, पुनर्योगज डीएनए का मतलब तो ये होता है विजातीय स्रोत से प्राप्त डीएनए को आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़कर तैयार किया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, एक वेक्टर का डीएनए होगा और एक अपन जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो वांछित या डिजायर होगा। ठीक है, तो देखिए इधर लिखा है वांछित जीन प्लस प्लाज्मिड का जीन, लाइगेज एंजाइम से इसको जोड़ दें तो डीएनए बनेगा, वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। प्रतिबंधन एंजाइम वे एंजाइम जो डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटते हैं, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम कहलाते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए की दोनों लड़ियों को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के बाद डीएनए खंडों को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है। डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन, तो डीएनए खंड ऋणावेशित होते हैं। एगारोस जेल के माध्यम से छलनी प्रभाव से इल्यूशन से इनको आकार के अनुरूप अलग किया जाता है। आकार के अनुरूप याद रखना, विद्युत क्षेत्र में डीएनए खंडों को एनोड की ओर भेजा जाता है। यह कार्य बलपूर्वक होता है। छोटे आकार के खंड दूर जाते हैं और जो बड़े आकार के खंड है वो पास में रह जाते हैं। ठीक है, ये इसका छालन प्रभाव या इल्यूशन इसी को कहते हैं। और इनमें इल्यूशन के द्वारा जो डीएनए के खंड कटे थे उनको एगारोस जेल से अलग किया जाता है। अलग किया जाता है मतलब उससे निकाल कर बाहर करते हैं। इसी घटना को अपन इल्यूशन के नाम से या छालन के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली ही चलते हैं ताकि जल्दी से ये फिनिश हो जाए। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण, तो प्रतिबंधन एंजाइम के नाम का पहला जो कैपिटल लेटर है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश को दर्शाता है और नाम का होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जो दूसरा और तीसरा अक्षर होता है वो जाति का होता है। जैसे इकोआर फर्स्ट एंजाइम में एस्चेरिया कोलाई से प्राप्त किया गया है, अतः जो ई अक्षर है ये वंश को दर्शाता है और सीओ जो अक्षर है वो जाति को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आर इसका प्रभेद या स्ट्रेन है, इसको दर्शाता है। और जो फर्स्ट सेकंड जो रोमन संख्या में जो लिखा जाता है, इस प्रकार एस्चेरिया कोलाई आर प्रभेद एवं फर्स्ट रोमन संख्या है। इस प्रकार इकोआर फर्स्ट इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हिंड सेकंड की बात करें तो एच का मतलब हीमोफिलस, आई एन का मतलब इन्फ्लुएंजी, डी हिंड सेकंड, तो इसका स्ट्रेन है और ये रोमन संख्या है, सेकंड रोमन संख्या है। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, डीएनए को काट छाट करना। पीसीआर क्रिया द्वारा लाभकारी जीन का प्रवर्धन कैसे होता है, तो आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पीसीआर पूछी जा रही है। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसी जीव जैसे कि सूक्ष्म जीव है, जंतु है, पादप है, इसके जीनोम में उपस्थित जीनों में हेर फेर करना, वांछित फिनोटाइप प्राप्त करना आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैरी मुलिस, याद रखना, 1 नंबर में ओटी में आता है। और इस तकनीक की सहायता से क्या करते हैं, डीएनए खंड की बहुत कम समय में और बिलियंस में अपन नई कॉपी बना लेते हैं। जैसे फोटोकॉपी मशीन में एक प्रति जो हमने ऊपर रखी है और उससे अपन लाखों हजारों संख्या में कितनी भी फोटोकॉपी कर सकते हैं, ऐसे ही एक डीएनए के सेगमेंट से कई लाखों की संख्या में अपन डीएनए के सेगमेंट बना सकते हैं। तो ये है पीसीआर तकनीक। और पीसीआर तकनीक 3 चरण है। पहला है विकृतीकरण, याद रखना, एनेलिंग या फिर इसमें प्राइमर का जोड़ना, और तीसरा है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन सबसे पहले कराते हैं। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसे उच्च ताप दिया जाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में ये परिवर्तित हो जाता है। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों का एक दूसरे से अलग अलग होना टेम्परेचर देने पर इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। फिर क्या करेंगे, इसमें हम डीएनए टेम्पलेट रज्जुकों पर 5' से 3' दिशा में 5 से 8 न्यूक्लियोटाइड लंबा इसमें एक प्राइमर जोड़ते हैं। तो प्राइमर का जोड़ना इसमें क्या कहलाता है, एनेलिंग। फिर करते हैं इसका पॉलीमराइजेशन। तो इसमें एक एंजाइम डाला जाता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज एंजाइम, और ये पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराता है। और जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है ये थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से निकाला गया था। थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से निकाला गया था। ये जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है ये उच्च ताप पर भी, उच्च ताप हाई टेम्परेचर पर भी ये सक्रिय बना रहता है, सक्रिय रहता है। ये लगभग
80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी कार्य करता है। और किससे प्राप्त हुआ था? तो ये एक जीवाणु से प्राप्त हुआ है, और जीवाणु का नाम क्या है? तो आपका आंसर आएगा थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से इसे प्राप्त किया गया था। आगे देखिए, ये पीसीआर का डायग्राम है। तो इसमें देखिए आप, ये डीएनए का एक सेगमेंट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 to 5। इसको 72 डिग्री सेल्सियस पर अपन ने इसको डीनेचुरेशन किया। इसका ये द्विरज्जु की डीएनए था। अब इसके दोनों डीएनए के सेगमेंट अलग हो गए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से टूट गए। तो ये दो डीएनए के अलग अलग स्ट्रैंड हो गए, अर्थात ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। अब इसमें प्राइमर जोड़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये प्राइमर देखो 3 प्राइम पर और 3 प्राइम पर हमने ये प्राइमर जोड़ दिए हैं, ये प्राइमर जोड़ दिए हैं। अब इसमें टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे, जो कि बहुलीकरण कराएगा। और बहुलीकरण कराएगा तो देखिए इस वाले स्ट्रैंड पर ये नया डीएनए बन गया, और इस वाले स्ट्रैंड पर ये नया डीएनए बन गया। इस तरीके से हम इसको, स्टेप को कई बार रिपीट करेंगे। पुनः चक्रण लिखा है ना, रिसाइकल। कई बार इसको जब रिपीट करते हैं तो लगभग 30 चक्र पूरे होते हैं, तो लाखों में प्रति अपने पास बनके तैयार हो जाती है। कैरी मुलिश द्वारा दी गई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है पीसीआर, ठीक है। आगे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा पूछी जा रही है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के चरणों को लिखना है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा अपन वीडियो को पॉज करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें इसे, है ना। मैं अब आपको बता देता हूं। तो बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसमें विभिन्न तकनीकों की सहायता से सूक्ष्म जीव जंतु एवं पादपों से मानव उपयोगी उत्पाद बनाए जाएं। तो ये है आपकी प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। और इसके स्टेप क्या है? तो आप इसके स्टेप आपको ये सीरियल से ही याद रखने हैं, एक भी ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, पहला स्टेप है वांछित या डिजायर जो जीन है उसकी हमें पहचान करनी है, उसे आइडेंटिफाई करना है और उसका सेपरेशन करना है, पृथक्करण करना है। फिर पुनर्योगज डीएनए बना लेना है। अब पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में भेज देंगे। फिर रूपांतरित परपोषी कोशिका को पृथक कर लेंगे, उसका संवर्धन करेंगे और वांछित जीन की अभिव्यक्ति तथा वांछित उत्पाद प्राप्त कर लेंगे। तो प्रोडक्ट सबसे बाद में बनता ही है, तो है ना। सबसे पहले हमें उसको पहचानना होगा, उसको पृथक करना होगा, फिर पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे, फिर उस डीएनए को किसी परपोषी कोशिका में भेजेंगे और उसमें भेजने के बाद परपोषी कोशिका को अपन जो रूपांतरित हो गई उसका पृथक्करण कर लेंगे, संवर्धन कर लेंगे और फिर हम लास्ट में उत्पाद प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप आपको इसी तरीके से याद रखने हैं, इनको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। पीवीआर 322 क्या है? तो पीवीआर 322 एक वाहक है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक प्लाज्मिड है, वेक्टर का काम करता है, जो आणविक क्लोनिंग में काम आता है, ठीक है। और इसे संवाहक या वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है, वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। वायु रिएक्टर क्या है? इसके जब प्रौद्योगिकी में उपयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसके परीक्षा में आने की खूब संभावना है, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। नामांकित चित्र बनाने हैं, तो आप इस चित्र को गौर से देख लें। ये पीबीआर 322 का डायग्राम है, वाहक है ये। ओआरआई ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का जीन है। इसके अलावा इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, है ना, बीएएमएच फर्स्ट, एफएएल फर्स्ट और आरओपी। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। ये पीबीआर 322 का डायग्राम है। अब परीक्षा में क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके शायद 2 या 3 दिन ही शेष हैं, तो अपन थोड़ा सा स्पीडली चलते हैं ताकि ये आपके बाकी के बचे हुए चैप्टर भी क्लियर हो पाए, ठीक है। एक तो ये डायग्राम हो गया, पीबीआर 322 का मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखिए, ये आपका एक डायग्राम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो यहां से डीएनए के सैंपल को लादा जाता है ना। तो सबसे बड़े जो सेगमेंट हैं वो पास में रह जाते हैं, यहां पर ये बड़े वाले, और छोटे वाले ये दूर तक जाते हैं। डीएनए की पट्टियां हैं इसमें। ये जो काला काला सा आपको दिख रहा है, ये एगारोस जेल है, जेल है ये। और इसमें अपन इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं,
क्या डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं और यूवी किरणों में जब देखते हैं तो ये चमकीले नीले नारंगी रंग की कॉलोनी हमें दिखाई देती है, जिसे इनमें से कट करके बाहर निकाल लेते हैं। इन्वोल्यूशन प्रक्रिया वो कहलाती है। अगला ये वो जो डायग्राम है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है, तो आप इसको याद रखें। इसमें देखिए ये संवाहक का डीएनए है और ये वांछित या बाहरी डीएनए है। इसमें दोनों को हम इकोआर फर्स्ट नाम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटते हैं। तो ये एंजाइम जी और ए के बीच में कट लगाता है। आपको ये सीरियल याद रखना है, जी ए टी टी सी, तो ये यहां से कट लगाएगा। ठीक है, जब एक ही से काटते हैं तो इनके जो सिरे हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ते हैं तो ये पुनर्योगज डीएनए बन जाता है। ठीक है, जिसे हम किसी होस्ट सेल में भेज देते हैं। ये आपका एक बायोरिएक्टर है, तो ये दंड विडोलक होज बायोरिएक्टर है। आप इसके चित्र को भी याद रखें। ठीक है, इसके अलावा एक ये विडोलक होज बायोरिएक्टर साधारण वाला है, तो ये बायोरिएक्टर भी आप याद रखें। ये दो बायोरिएक्टर आपके में दे रखे हैं सिलेबस में, दोनों को आप याद करें। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, देखिए पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं? परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए के प्रवेश करवाने की सूक्ष्म अंतःक्षेपित तथा जीनगन, तो ये दो मेथड दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप इनको देख पाओगे। अगला है संक्षिप्त वर्णन करना है आपको प्रतिकृतियन का उद्गम, मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और टैक पॉलीमरेज के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जैव प्रौद्योगिकी के पहले अध्याय से, जिन पर हमने चर्चा की है। ठीक है, तो आप इनको वीडियो को पॉज कर लें और सभी को नोट डाउन कर लें, या फिर वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, 2x स्पीड पे करके वीडियो देख लिया करो तो जल्दी से दिख जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर तो कर दें ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो आप अगले जो भी वीडियो आपको मिलेंगे तो उसके लिए संदीपनी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और जैसे ही ये कक्षा 11th और 12th के 10th के एग्जाम हो जाएंगे तो फिर हम कंपटीशन वाले वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो कक्षा 12 के बाद आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो इस संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, तो आप संदीपनी क्लासेस के साथ बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, बीटी एक जीव विष है जो किस जीवाणु से, किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है? तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, तो ये बैक्टीरिया का ही नाम है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है, इससे एक जीव विष प्राप्त किया जाता है बीटी। क्राइफस्ट एबी को नियंत्रित कौन करता है? तो यहां पर आपको याद रखना है मक्का छेदक। तो क्राइफस्ट एबी मक्का छेदक को कंट्रोल करता है। क्राइफस्ट एसी व क्राई सेकंड एबी ये कपास के मुकुल क्रमी को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन तीसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको याद रख लें। आरएनए अंतरक्षेप सभी जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। तो ये आरएनए अंतरक्षेप ये यूकैरियोटिक के लिए उपयोगी है। अगला है पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला मानव हार्मोन इंसुलिन था, जिसे यूम्यूलिन कहते हैं। तंबाकू के पौधे के भाग मेलेडोगाइनी इकोनिशिया सूत्रकृमि द्वारा संक्रमित होता है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, उसकी जड़ संक्रमित होती है। जीर चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय बालिका पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किया गया था। किसकी कमी को दूर किया गया था? तो एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा काम में ली गई थी। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सन 1977 में
एक जो अमेरिकी कंपनी ने बासमती चावल के लिए पेटेंट ले लिया था। फिर अगला देखिए 1977 में पारजीनी गाय भी बनी जिसका नाम था रोजी। तो इस गाय से जो दूध प्राप्त होता था वो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन से भरपूर था। ठीक है, तो रोजी गाय थी ये। पारजीनी गाय का नाम अगर पूछा जाए तो रोजी, और इसका दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित थी तो नाम आएगा अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। आनुवांशिक रोग से ग्रसित शिशु के रोग उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था का नाम क्या है तो इसका आंसर आएगा जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी यही है। और देखिए विषाणु मुक्त पादप तैयार करने हो, विषाणु मुक्त, युक्त नहीं मुक्त, विषाणु से रहित, वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो और हमें ऐसे प्लांट बनाने हो तो हमें क्या लेंगे तो प्लांट का एपिकल टिप वाला भाग लेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। वहां से अगर हम माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा प्लांट तैयार करते हैं तो वो विषाणु रहित होते हैं, उनमें विषाणु का संक्रमण नहीं होता है। तो हमें इसका एपिकल वाला भाग लेना पड़ेगा, सीड्स वाला भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है क्राई प्रोटीन कौन से कीटों को मारने का कार्य करती है तो ये कोलियोप्टेरोन मतलब भृंग और डिप्टेरोन मच्छर और लिथोडोप्टेरोन इनको मार देती है क्राई प्रोटीन। तो आपको याद रखना है क्राई प्रोटीन, कोलियोप्टेरोन जिसमें भृंग आती है, डिप्टेरोन जिसमें मच्छर आते हैं और लिथोडोप्टेरोन, इनको ये क्राई प्रोटीन मारने का काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन्स का नाम पूछा जाए तो पहला हार्मोन्स तो आपको याद रखना है इंसुलिन हार्मोन बनाया गया था कृत्रिम रूप से, जिसे ह्यूम्यूलिन कहते हैं। ये ह्यूमंस के लिए बनाया गया था, इसे हम ह्यूम्यूलिन के नाम से जानते हैं। किसी बच्चे में या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों को जीन चिकित्सा द्वारा हटा सकते हैं। प्रो इंसुलिन या प्राक इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें ए, बी और सी कहते हैं। ठीक है, प्रो इंसुलिन है ये, प्राक इंसुलिन है। और जब अपन इसकी ह्यूम्यूलिन या इंसुलिन बना लेंगे कृत्रिम इंसुलिन तो उसमें 2 ही श्रृंखला रह जाती हैं, एक ए और एक बी। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय जिसका नाम रोजी है, इसके दूध में अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है एम्फीसीमा के उपचार में, एम्फीसीमा के उपचार में किया जाता है। आरएनए अंतरक्षेप में कौन सी क्रिया रोकी जाती है तो आरएनए अंतरक्षेप में ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है। बायोटॉक्सिक जिस जीन द्वारा कूटबद्ध या कोडित होता है उसे क्राई जीन कहते हैं। एडीए एंजाइम की कमी से मानव में कौन सी गंभीर बीमारी होती है तो इसका नाम है एससीआईडी, एससीआईडी। सुनहरे चावल गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए से भरपूर होते हैं ये। ट्रांसजेनिक पौधे विकसित किए जाते हैं जीन ट्रांसफर से, जीन स्थानांतरण करने से ट्रांसजेनिक पौधे विकसित किए जाते हैं। जैसे कि आपसे अगर ट्रांसजेनिक का नाम पूछा जाए तो बीटी कॉटन याद रखना, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल ये बनाए जा चुके हैं। बच्चों में एडीए की कमी के उपचार में किसका प्रत्यारोपण कराते हैं, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कराते हैं। किसी कोशिका से संपूर्ण नए पौधे उत्पन्न अगर कोई कोशिका है और वो पूरा का पूरा संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता रखती है तो उसे टोटिपोटेंसी कहते हैं, पूर्ण सख्तता कहते हैं। ठीक है, पूर्ण सख्तता कहते हैं। एली लिली एक अमेरिका की कंपनी है जो डीएनए अनुक्रमों की श्रृंखला को तैयार कर इंसुलिन बनाती है। ठीक है, इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन में जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं उसमें एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है और दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। आपको ये याद रखना है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। ठीक है, और ये जो इंसुलिन होती है ये 51 अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं हैं। इन दोनों श्रृंखलाओं में 51 अमीनो एसिड होते हैं। क्योंकि ये इकोलाई बैक्टीरिया से बनाई गई इंसुलिन है, कृत्रिम रूप से बनाई गई है, ह्यूमंस के लिए बनाई गई है, इसीलिए हम इसे ह्यूम्यूलिन भी कहते हैं। तो प्रो इंसुलिन में 3 श्रृंखला होंगी एबीसी, और जो मैच्योर इंसुलिन बन जाएगी उसमें 2 ही श्रृंखला होंगी ए और
और दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने वाले बंध का नाम है डाई सल्फाइड बॉन्ड। ध्यान रखना, डाई सल्फाइड बॉन्ड। इस इंसुलिन ह्यूमिलिन को बनाने वाली कंपनी एली की कंपनी है। ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतुओं से प्राप्त जैविक उत्पादों के महत्व लिखने, तो ठीक है, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में बाहरी डीएनए या जीन को एंटर करा दिया जाता है तो इसे पारजीनी जंतु बन जाते हैं ये, है ना। और इनसे विशेष जैविक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये पारजीनी भेड़ से प्राप्त प्रोटीन है जो मानव फेफड़ों के एम्फीसीमा रोग के काम में आती है। अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन ये रोजी गाय से प्राप्त की जाती है। प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित गाय रोजी, इसके दूध में ये प्रोटीन पाई जाती है। जो कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही काम की है। बायोपायरेसी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बायोपायरेसी मतलब एक तरीके से बायो प्रोडक्ट को चोरी करना। तो चिकित्सा क्षेत्र में जब प्रौद्योगिकी का उपयोग ये पूछा जाए, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? किसी देश के उत्पाद या स्रोत का अन्य देश के द्वारा बिना अनुमति और बिना सूचना के उसके उत्पाद या स्रोत को उपयोग में लेना बायोपायरेसी कहलाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जब प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, तो देखिए, मधुमेह मधुमेह या डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों हेतु मानव इंसुलिन बनाई गई, जिसे ह्यूमिलिन कहते हैं। आनुवांशिक रोगों के उपचार हेतु जीन चिकित्सा काम में ली जाती है। विभिन्न रोगों के निदान हेतु प्रयुक्त की जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है और इसके द्वारा वैक्सीन भी बनाई जाती है, उन्नत टीके बनाए जाते हैं। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, और देखिए, आनुवांशिक रूपांतरित जीव जीएमओ किसे कहते हैं? जीएम पौधों का उपयोग हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो आनुवांशिक रूपांतरित जीव ऐसे जीव जिनके डीएनए या जीनोम में किसी विजातीय स्रोत से प्राप्त डीएनए या जीन को प्रवेश करवा दिया जाता है, तो ये आनुवांशिक रूपांतरित जीव हो जाते हैं, जैसे जीएम गाय, जीएम भेड़। ठीक है, जीएम पौधे का उपयोग क्या है? तो जैसे बीटी कॉटन है, बीटी फसली पादपों के उपयोग से पीड़कनाशियों का उपयोग व उनके होने वाले दुष्प्रभाव को ये कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जीएम आलू भी बना लिया गया है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जीन का समावेश इसमें कर दिया गया है, पोषकता में वृद्धि हो गई है और इस आलू में प्रोटीन की अधिकता हो गई है। ऐसे ही जीएम चावल है, ये विटामिन ए से भरपूर होते हैं। ठीक है, बीटा कैरोटीन के संश्लेषण से संबंधित जीन प्रवेश करवाया गया है इसमें। इसका कलर भी सुनहरे चावल कहते हैं, इन्हें हल्के पीले रंग के होते हैं। फ्लेवर सावर, जीएम जो टमाटर है फ्लेवर सावर, तो अधिक समय तक ये सुरक्षित रखे जा सकते हैं, ये सड़ते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो इनकी भित्ति है वो मोटी होती है। ठीक है, मोटी भित्ति वाले होते हैं, इन्हें फ्लेवर सावर कहते हैं। ये टमाटर हैं। जीन चिकित्सा क्या है? एग्रोबैक्टीरियम को, पादप को प्राकृतिक एवं आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18, पेटेंट, ये इसे याद कर लेना आप। पेटेंट, तो पेटेंट क्या होता है, तो इसको आप याद रखें। मतलब नए उत्पाद को बनाने बेचने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने हेतु उस उत्पाद या खोज का पंजीकरण कराना पेटेंट कहलाता है। भारत में पेटेंट कराने के बाद 5 वर्षों तक ये मान्य रहता है। ऐसे ही बीटी कॉटन इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक रूपांतरित कपास है ये। बैसिलस थुरिंजिएंसिस मतलब बीटी के जीनोम से क्राई जीन को टीआई प्लाज्मिड की सहायता से कपास की कोशिकाओं में भेज दिया गया है। यह कीट प्रतिरोधी किस्म है क्योंकि क्राई जीन द्वारा निर्मित बीटी टॉक्सिन कीटों के लिए प्राणघातक होता है, अतः बीटी कॉटन को किलर कॉटन भी कहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, टमाटर का छिलका इतना मोटा होता है कि दीवार पर जोर से मारने पर वो नहीं फटता है। इस टमाटर को फ्लेवर सावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्लेवर सावर के नाम से जानते हैं। और ये लंबे समय तक टमाटर सड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं सड़ते, उसका कारण क्या है, तो पॉलीगैलेक्टोरेट की मात्रा इसमें कम हो जाती है, जिससे ये जल्दी से पकते नहीं हैं। ठीक है, मधुमेह रोगियों के लिए जो इंसुलिन बनाई गई थी वो एली लिली नाम की कंपनी ने बनाई थी।
तो प्राक इंसुलिन निष्क्रिय अवस्था में होता है। अतः मधुमेह रोगियों को यदि असंसाधित प्राक इंसुलिन दे दिया जाए तो रोगियों का वांछित लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्राक इंसुलिन में 3 श्रृंखलाएं होती हैं ए बी सी, और जो मैच्योर इंसुलिन बनती है उसमें 2 ही श्रृंखला होती है ए और बी। जीन चिकित्सा क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोग इसका पूछा जा रहा है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से जीवों में उपस्थित निष्क्रिय जीन को हटा के उसके स्थान पर सक्रिय जीन स्थापित कर दें, मतलब खराब वाले जीन को हटा दें और सही वाला जीन डाल दें, तो इसे जीन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम उपयोग 1990 में 4 वर्षीय बालिका पर किया गया था, जिसमें डीएमिनेशन एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को पूरा करने के लिए जीन चिकित्सा उसमें की गई थी। एली लिली कंपनी, जिसके द्वारा यूम्यूलिन मानव निर्मित इंसुलिन बनाई गई थी, तो आप इसके याद रखेंगे 1983 में ऐसा हुआ था। ठीक है, अगला है जीईएसी शब्द का विस्तार रूप लिखना है। तो जीईएसी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये पारिस्थितिकी तंत्र प्रविष्ट होने पर अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं, अतः इसका नियमन करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको प्रश्नों को आप याद कर लें। बीटी द्वारा बीटी टॉक्सिन से बेसिलस तो नहीं मरता। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। देखिए, बेसिलस तो नहीं मरता, कीट क्यों मर जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बेसिलस थ्रिंजिएंसिस जीवाणु के जीनोम में उपस्थित क्राइजीन द्वारा बीटी टॉक्सिन संश्लेषित किया जाता है, जो जीवाणु कोशिका में प्रोटॉक्सिन के रूप में रहता है। अतः बेसिलस तो नहीं मरता है, लेकिन कीट के शरीर की जब ये छोटी मिडगट में क्षारीय माध्यम जब इसे मिल जाता है, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये सक्रिय हो जाता है, जिससे कीट की आंत फट जाती है और कीट की मृत्यु हो जाती है। तो बेसिलस तो नहीं मरता, जीवाणु तो नहीं मरता है, लेकिन कीट की आंत में क्योंकि क्षारीय माध्यम होता है मिडगट में, इसीलिए ये जो टॉक्सिन है, जो जहर है, एक तरीके का विष, वो सक्रिय हो जाता है। उस कैटरपिलर की जो इंटेस्टाइन है वो फट जाती है और कैटरपिलर की ये मृत्यु कर देता है। ठीक है, तो ये जो बीटी जीन है इसे कॉटन में डाला गया था, तो बीटी कॉटन बन गया था। तो उसका जो कैटरपिलर जब उसे खाता है तो इसकी पत्ती खाता है और वो क्राई जीन की वजह से उसमें क्राई प्रोटीन बनती है, क्षारीय माध्यम में जाते ही वो सक्रिय हो जाती है, कैटरपिलर की जो आंत है वो फट जाती है और वो मर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है RNAi सभी यूकैरियोटिक, इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। ठीक है, तो ये अंतरक्षेप के लिए शब्द आया है। रोगों की पहचान करने में आणविक निदान तकनीक किस प्रकार सहयोगी है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देख सकते हैं। और आपसे एलिसा का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले देखिए, ये 4 प्रश्न एक ही में पूछे गए हैं। ऊतक संवर्धन क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमा क्लोनल और कायिक संकरण वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो इनके बारे में ये पूछा गया है। तो ये चारों यहां लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। एक पादप कर्तोतक मतलब एक्सप्लांट, प्लांट से लिया गया छोटा सा भाग एक्सप्लांट, या पादप का कोई भाग विशिष्ट पोषक माध्यम में, ठीक है, न्यूट्रिशन मीडियम में रोगाणु रहित, कोई भी पैथोजन नहीं होना चाहिए, रखकर एक पूर्ण पादप अगर हम बना ले तो इसी को कहते हैं हम ऊतक संवर्धन। प्लांट का एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसे एक्सप्लांट कहते हैं, उसे कल्चर मीडिया के अंदर और पैथोजन रहित मीडियम में उससे हम नया पादप बना सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को हम टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन, तो ये ऊतक संवर्धन क्रिया द्वारा अधिक संख्या में पादप उत्पन्न करना, कम समय में अधिक संख्या में पादप उत्पन्न करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। और जो अपने सजावट के पौधे होते हैं और जिनमें बीज नहीं बन रहे होते, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोमाक्लोन, तो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा प्राप्त पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं, जहां से पैदा हुए हैं उन्हें सोमाक्लोन कहते हैं। और कायिक संकरण आप देखें, दो विभिन्न पादप किस्मों के प्रोटोप्लास्ट संलयन, है ना, दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में संलयन कर दें, मतलब हमारे पास 2 प्लांट सेल हैं, उनकी सेल वॉल को हटा दें, ठीक है, सेल वॉल हटा दें, तो उनका जो प्रोटोप्लास्ट है उसको आपस में अपन जोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन। जैसे कि टमाटर एवं आलू का प्रोटोप्लास्ट संलयन कराया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से
ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के जो 2 अध्याय है कक्षा 12 की जीव विज्ञान की पुस्तक में, उनके बारे में हमने यहाँ पर ये चर्चा की है। वीडियो को आप पॉज कर लें और इनके आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसे स्क्रॉल कर देता हूं। मिशन शेखावाटी 100 के तहत बनाई गई ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट करें। अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। संदीपनी क्लासेस के साथ अपना प्यार बनाए रखें और जुड़े रहें, और आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा होगा, जिसे और बेहतर बनाने के लिए आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।